हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और आज है उसका लेक्चर नंबर 24 जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले के सभी लेक्चर्स देखो तभी ये लेक्चर समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। तो बच्चों, सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं पहले का लेक्चर। देखो, इसके पहले के लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टडी किया। उसमें हमने देखा कि फोर्स ऑफ विस्कोसिटी जो है वो होता है ईटा इंटू ए इंटू डीवी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ विस्कोसिटी एफ है, ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए मतलब सरफेस एरिया, डीवी बाई डी एक्स मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ए मतलब सरफेस एरिया, मतलब हमने जो विस्कोसिटी फोर्स स्टडी किया है, विस्कस फोर्स स्टडी किया है, वो सरफेस के ऊपर अगर कोई बॉडी है, फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं ये फ्लूइड है और ये फ्लूइड के ऊपर यहाँ पे सरफेस पे कोई बॉडी है, तो ये बॉडी का जो ये सरफेस है और ये बॉडी का लेयर और ये फ्लूइड का लेयर, ये दोनों के बीच में जो विस्कस फोर्स है उसके बारे में हमने स्टडी किया। तो ये हमने सरफेस के ऊपर, फ्लूइड के सरफेस के ऊपर जो विस्कस फोर्स अवेलेबल है उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया। वो फॉर्मूला क्या है? विस्कस फोर्स इज इक्वल टू ईटा इंटू ए इंटू डीवी बाई डी एक्स। लेकिन अगर कोई बॉडी इस फ्लूइड के अंदर है, कोई बॉडी अगर फ्लूइड के अंदर है तो उसके लिए क्या सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? तो आंसर है नो। इसके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जब कोई बॉडी अंदर होती है फ्लूइड के अंदर तो उसके उस ऊपर अलग फोर्स लगता है, और जब बॉडी फोर्स फ्लूइड के सरफेस के ऊपर होती है तो उसके ऊपर अलग फोर्स लगता है। तो ये दोनों फोर्सेस अलग अलग है। तो ये फोर्स जो डिफाइन किया था वो न्यूटन ने डिफाइन किया था, ये हमने न्यूटन्स लॉ स्टडी किया। तो जो बॉडी अंदर होती है, फ्लूइड के अंदर होती है, किसी विस्कस फ्लूइड के अंदर होती है, तो उसके ऊपर अलग विस्कोसिटी फोर्स लगता है, तो उसका फॉर्मूला स्टोक्स ने दिया था। वही फॉर्मूला हम लोग स्टडी करने वाले हैं आज, ठीक है। तो स्टोक्स ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। देखो, उसने क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में फ्लूइड लिया, विस्कस फ्लूइड लिया, फॉर एग्जांपल ग्लिसरीन। अभी प्रैक्टिकल जब आप लोग करोगे तो उसमें सबसे ज्यादा यूज ग्लिसरीन का होता है। एक फ्लूइड लिया कंटेनर के अंदर और उसमें एक बॉडी इमर्स की, स्पेरिकल बॉडी, स्पेरिकल सॉलिड बॉडी इमर्स्ड की इस फ्लूइड के अंदर। तो जब ये बॉडी इमर्स्ड की तो तब उसने ऑब्जर्व किया कि ये बॉडी के ऊपर तीन चीजें बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। मतलब इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसके ऊपर तीन चीजें बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। पहली, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं ईटा से। दूसरी, ये बॉडी की जो साइज है, मतलब आप डायमीटर ले सकते हैं, रेडियस, लेकिन उसने रेडियस ली है, रेडियस ऑफ दैट बॉडी। और तीसरी, ये बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है ये नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी, बट याद रखो ये टर्मिनल वेलोसिटी अलग है और टर्मिनल वेलोसिटी अलग है। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी भी इसके ऊपर अफेक्ट कर रही है। तो ये तीन चीजें इसके ऊपर बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। तो कैसे अफेक्ट कर रही है? जब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज हो रहा था तो विस्कस फोर्स भी इंक्रीज हो रहा था, ऐसे उसने ऑब्जर्व किया। रेडियस मतलब उसकी साइज जब इंक्रीज हुई तो विस्कस फोर्स भी इंक्रीज हुआ, ये विस्कस फोर्स है। और जब टर्मिनल वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो विस्कस फोर्स भी इंक्रीज हुआ, इस बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला विस्कस फोर्स भी इंक्रीज हुआ। इसका मतलब ये तीनों क्वांटिटीज को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज, ये इंक्रीज, ये इंक्रीज, ये इंक्रीज, मतलब तीनों भी क्या है, तीनों का अगर रिलेशन देखा जाए तो तीनों भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसने इन तीनों के ऊपर से रिलेशन बनाया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी। दैट मीन्स viscous force acting on the solid sphere falling through the viscous liquid or through a medium is directly proportional to coefficient of viscosity, radius of the sphere and terminal velocity। ये बन गया स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स लॉ।
फिर एक्सपेरिमेंटली उसने इसके जो एक्सपोनेंट है वो निकाले। तो जैसे हमने निकाला था यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, हम लोग स्टडी करते थे, ये एक्सपोनेंट निकालते थे हम लोग। तो ये एक्सपोनेंट निकालने के बाद उसको पता चला कि तीनों का एक्सपोनेंट है 1 1 1। मतलब ये क्वांटिटी अगर हम सिंगल से इंक्रीज करते तो फोर्स भी सिंगल से ही इंक्रीज होता है, रेडियस सिंगल से इंक्रीज करते विस्कस फोर्स सिंगल से, और वेलोसिटी सिंगल से इंक्रीज करेंगे तो ये भी सिंगल से इंक्रीज होगा। ठीक है। और फिर एक्सपेरिमेंटली उसने यहाँ पे कांस्टेंट निकाला, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू उसको मिली, दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। तो ऐसे स्टोक्स फॉर्मूला बना, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। मतलब ये जो कांस्टेंट है K, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, इसको हम डायमेंशनली नहीं निकाल सकते। तो ये K निकालने के बाद उसको उसकी जो वैल्यू मिली, दैट इज नियरली इक्वल टू 6 पाई, दैट इज इक्वल टू 6 पाई, नॉट नियरली इक्वल टू। तो F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, ये फाइनल फॉर्मूला उसको मिला, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोक्स फॉर्मूला। मतलब विस्कस फोर्स, अगर कोई बॉडी फ्लूइड में है तो उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगेगा उसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 6 पाई ईटा RV। और अगर कोई बॉडी सरफेस के ऊपर है तो उसके लिए हम लोग न्यूटन्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू ईटा इंटू A इंटू dV बाई dx। तो ऐसे दो फॉर्मूले बने यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सरफेस के ऊपर ये फोर्स लगेगा, और अकॉर्डिंग टू स्टोक्स अगर कोई बॉडी इमर्स्ड है लिक्विड में तो उसके ऊपर इतना फोर्स लगेगा। समझ में आया सबको? दैट इज द स्टोक्स लॉ। तो इसका स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है। The viscous force acting on a small sphere falling through a medium is directly proportional to coefficient of viscosity, that is eta, radius of that sphere and terminal velocity। ये स्टेटमेंट है स्टोक्स लॉ का। अगर किसी ने आपको 2 मार्क्स के लिए इसका स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है, तो आप ऐसे स्टेट करोगे और मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखोगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी के ऊपर पूछे जाते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी मतलब क्या, देखो इसके लिए हम रेन ड्रॉप का एग्जाम्पल लेंगे। रेन ड्रॉप जब नीचे गिरती है तो वो भी एक फ्लूइड में से ही नीचे गिरती है। कैसे, देखो इसके अराउंड होता है एयर मीडियम, जो कि एक फ्लूइड है, राइट ना, एयर गैसेस से लेकिन एक फ्लूइड है। तो जब ये रेन ड्रॉप नीचे गिरती है तो उसका स्पीड हमने ऑब्जर्व किया है, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होता, बहुत कम स्पीड भी नहीं होता, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये रेन ड्रॉप नीचे गिरती है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेन ड्रॉप नीचे ही क्यों गिरती है? ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है। वो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होती, मतलब रेन ड्रॉप एक्सेलरेट नहीं होती। देखो समझ लो, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन इसका 0 है। एक्सेलरेशन 0 है मतलब क्या, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऐसा उसका मीनिंग है, राइट ना। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब इसकी पहले भी वेलोसिटी 10 थी, बाद में भी वेलोसिटी 10 ही है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 10, फाइनल वेलोसिटी 10, 10 माइनस 10 बिकम्स 0, तो हमें एक्सेलरेशन 0 मिलता है। बट वेलोसिटी तो है, इसको वेलोसिटी है, इसका मतलब रेन ड्रॉप स्पीड में है। तो रेन ड्रॉप नीचे गिर रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से नेट एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। इसीलिए यहाँ पे ये रेन ड्रॉप जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आती है। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी एग्जैक्टली है क्या, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये जो रेन ड्रॉप है या फिर कौन सा भी ऑब्जेक्ट हो जो कि फ्लूइड में होता है, विस्कस लिक्विड में होता है, तो उसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर टर्मिनल वेलोसिटी की बात करेंगे। तो कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हमने ग्लिसरीन लिया है और ये ग्लिसरीन के अंदर एक स्पीयर हमने इमर्स किया है। सपोज ये स्पीयर इमर्स किया है, तो ये स्पीयर के ऊपर 3 टाइप के फोर्सेस एक्ट होते हैं।
सबसे पहले फोर्स की मैं बात करूंगी, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, जब हम लोग पानी में उतरते हैं तो हमें लगता है कि हमें पानी लिफ्ट कर रहा है, मतलब पानी ऐसे ऊपर उठा रहा है, ऐसे हमें फील होता है। तो सेम ये स्पीयर के ऊपर भी वो फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि इस स्पीयर को लिफ्ट करने का काम करता है, मतलब ऊपर उठाने का काम करता है। और इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं अप थ्रस्ट फोर्स। इसको कहा जाता है, इसका एक फॉर्मूला भी है, वो भी हमें देखना है। इसको कहा जाता है अप थ्रस्ट फोर्स। दूसरा फोर्स जो है अभी अभी हमने स्टडी किया, ये कौन सी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? अप थ्रस्ट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, क्योंकि हमें ऊपर लिफ्ट ऊपर करता है पानी, ऐसे फील होता है, इसका मतलब ये ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। दूसरा फोर्स जो इस स्फीयर के ऊपर एक्ट हो रहा है वो अभी अभी हमने स्टडी किया अकॉर्डिंग टू स्टोक्स, दैट इज द विस्कस फोर्स। जो कौन सी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? वो भी ऊपर की ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और तीसरा फोर्स जो है जिसकी वजह से बॉडी नीचे गिर रही है वो बॉडी का वेट, दैट इज इक्वल टू mg। मतलब बॉडी का वेट जो कौन सी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो इनिशियली जब ये बॉडी यहां से फॉल होगी तो उस वक्त ऐसे ऑब्जर्व होता है, ऊपर की डायरेक्शन में दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। देखो कौन सा? एक अपथ्रस्ट फोर्स जिसको हम Fu बोल सकते हैं, प्लस विस्कस फोर्स जिसको आप Fv बोल सकते हैं। तो ऊपर की डायरेक्शन में दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और नीचे की डायरेक्शन में इसका वेट जिसको हम mg बोल रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियली क्या होगा, ये जो वेट है यहां पे सपोज हम कंसीडर करें ये बॉडी की वेलोसिटी v है, तो इनिशियली जब बॉडी फ्लूइड में फॉल होगी तो ये वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होगी, राइट। वेलोसिटी इंक्रीज हुई, इसका मतलब v इंक्रीज हुआ, इसका मतलब फोर्स का, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या है? 6 पाई ईटा rv। अगर ये v इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब बॉडी का विस्कस फोर्स भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर विस्कस फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो बॉडी का अपवर्ड फोर्स इंक्रीज हो रहा है। अब लेकिन फिर भी बॉडी कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? ज्यादा नीचे की डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? बॉडी का वेट जो है, बॉडी का वेट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। तो इनिशियली हम बोलेंगे वेट इज ग्रेटर देन Fu प्लस Fv, ऐसे हम इनिशियली बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि बॉडी नीचे की डायरेक्शन में आ रही है, मतलब बॉडी का नेट एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में है, बॉडी का वेट ज्यादा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, वेलोसिटी बॉडी की इंक्रीज होती जाएगी। बॉडी की वेलोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे Fv भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और एक स्टेज पे ये वेट और ये अपवर्ड फोर्स मतलब Fu प्लस Fv ये दोनों इक्वल होंगे। और जब ये दोनों इक्वल होंगे तब हम बोलेंगे कि बॉडी की वेलोसिटी अब क्या है? कांस्टेंट है, मतलब ना वो इंक्रीज हो रही है ना वो डिक्रीज हो रही है। और जिस टाइम पे ये बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे। इसीलिए रेन ड्रॉप क्या होती है? एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आती है, क्योंकि उसके ऊपर एक्ट होने वाले अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स ये दोनों भी क्या है? इक्वल है, इक्वल अमाउंट में एक्ट हो रहे हैं। मतलब उसका वेट और अपथ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स ये दोनों भी क्या है? इक्वल अमाउंट में एक्ट हो रहे हैं। इसीलिए बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं। समझ में आया सबको? तो यही टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें निकालना है। इसके लिए हम लोग एक डेरिवेशन देखने वाले हैं, उसका यूज करके आप लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और इसी के ऊपर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत सिंपल फॉर्मूला है और बहुत सिंपल इक्वेशन है, उससे आपको पता चलेगा कि इसके न्यूमेरिकल भी बहुत इजी है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। v का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। उसके लिए देखो हमने एक कंटेनर में विस्कस लिक्विड लिया है और उसके अंदर हम लोग एक स्पीयर इंसर्ट करने वाले हैं, इमर्स्ड करने वाले हैं। तो हमें पता है इस स्पीयर के ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक फोर्स जो है ऊपर की डायरेक्शन में, दैट इज अपथ्रस्ट फोर्स।
दूसरा विस्कस फोर्स जो कि ऊपर की डायरेक्शन में, जिसको हमने डिनोट किया है एफ वी से, एफ थ्रस्ट फोर्स को हमने डिनोट किया है एफ यू से, और ये बॉडी का वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो एक एक फोर्स की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं विस्कस फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ हमने देखा विस्कस फोर्स का फॉर्मूला, जब बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर होती है तो उसके ऊपर कितना होता है, 6 पाई ईटा आर वी। तो ये हमने विस्कस फोर्स का फॉर्मूला देखा। दूसरा फोर्स हम लोग देखेंगे इस बॉडी का वेट कितना है, दैट इज इक्वल टू एम जी। ओके, अब देखो ये एम को हम लोग डेंसिटी के फॉर्म में लिखने वाले हैं, वॉल्यूम एंड डेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे। तो आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो मास का फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग यहाँ पे रो से डिनोट करने वाले हैं। देखो याद रखो, डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करेंगे। ये रो किसकी डेंसिटी हुई, ये रो इस स्फीयर की डेंसिटी हुई, मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हम रो से डिनोट करेंगे, और ये फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे। याद रखो सब लोग, सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हम लोग रो से डिनोट करेंगे और फ्लूइड की डेंसिटी हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब मास की जगह पे हम डाल सकते हैं v इंटू रो, मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और ये g एज इट इज रहेगा। मतलब हमें वेट का फॉर्मूला क्या मिलेगा, v रो g। तो यहां से हमें पता चलेगा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर के लिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हमें वेट का फॉर्मूला मिलेगा 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। इसको आप नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आगे जाके हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो तीसरा फोर्स, अब हम तीसरे फोर्स की बात करेंगे। तीसरा फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है, दैट इज द अप थ्रस्ट फोर्स, जिसको हमने डिनोट किया है एफ यू से। इसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि अप थ्रस्ट फोर्स अभी तक आपके सिलेबस में उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, बट अप थ्रस्ट फोर्स का भी फॉर्मूला है, वो हम पहले डिराइव करेंगे। तो देखो बच्चों, अप थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला एक्चुअल में ये हमें मिलता है V सिग्मा जी, ये फॉर्मूला है अप थ्रस्ट फोर्स का। लेकिन ये कैसे मिला ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज हमने एक बॉडी यहाँ पे इंसर्ट की है, ये बॉडी यहाँ पे हमने इंसर्ट की, तो ये बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे। एक फोर्स जो ऊपर की डायरेक्शन से एक्ट हो रहा है परपेंडिकुलर, हमें पता है बॉडी का प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, F परपेंडिकुलर, इसकी हमने पहले लेक्चर में ही बात की, डिवाइड बाय एरिया। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ बॉडी के ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसको हम F1 से डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल टू P इंटू P1 इंटू A। हम बात करते हैं ये बॉडी का एरिया और उसके ऊपर एक्ट होने वाला प्रेशर। सिमिलरली इस बॉडी के ऊपर नीचे की डायरेक्शन से भी फोर्स एक्ट हो रहा है, नीचे भी तो फ्लूइड है, ऊपर भी फ्लूइड है, ऊपर की डायरेक्शन से भी फोर्स एक्ट हो रहा है, नीचे भी फोर्स एक्ट हो रहा है। तो ये फोर्स हम डिनोट करेंगे F2 से। F2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा P2 इंटू A। तो अगर हम यहाँ पे नेट फोर्स की बात करें, इस बॉडी तो ऊपर लिफ्ट हो रही है फ्लूइड की वजह से, तो नेट फोर्स के इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये जो F2 है वो ज्यादा है और F1 कम है, क्योंकि बॉडी ऊपर लिफ्ट हो रही है। तो F2 ज्यादा रहेगा, तो नेट फोर्स मतलब यहाँ पे क्या है, अप थ्रस्ट फोर्स है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, F2 माइनस F1 मिलेगा, दैट इज इक्वल टू P2A माइनस P1A। तो यहाँ पे अगर हम A कॉमन निकाले तो अंदर हमें मिलेगा P2 माइनस P1। और ये किसका फॉर्मूला है, P2 माइनस P1? अगर आप पहला लेक्चर देखोगे तो ये बॉडी का जो हाइट है ये हम h कंसिडर करेंगे, और ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये हमने डिनोट किया था रो जी एच से, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A इंटू रो जी एच, राइट। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ रो हमने किसके लिए लिया था, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के लिए, जी हमने लिया था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एच हमने लिया था हाइट, मतलब डेप्थ हमने कंसिडर की थी। लेकिन यहाँ पे रो ऑलरेडी हमने किसके लिए डिनोट किया है, रो हमने डिनोट किया है डेंसिटी ऑफ सॉलिड के लिए।
इस एक्सप्रेशन में हमने रो ऑलरेडी लिया है डेंसिटी ऑफ सॉलिड के लिए, तो यहाँ पे हम लोग डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या ले रहे हैं, सिग्मा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, सिग्मा लेंगे। ठीक है, तो A इंटू सिग्मा इंटू जी एच। तो यहाँ A और H को मैं एक जगह लेती हूँ, A इंटू एच, और सिग्मा G को एक जगह लेती हूँ। सो दैट इज इक्वल टू A इंटू एच, एरिया इंटू हाइट, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट किसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम का। तो इसकी जगह पे हम लोग वॉल्यूम पुट करेंगे, वॉल्यूम इंटू सिग्मा इंटू जी। तो अभी आपके बुक में उन्होंने डायरेक्टली ये फॉर्मूला दिया है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैंने एक्सप्लेन किया डिटेल में, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। कैसे आया देखो, यहाँ पे बॉडी इमर्स्ड की, उसके ऊपर से फोर्स एक्ट हो रहा है F1, नीचे से फोर्स एक्ट हो रहा है F2, बॉडी ऊपर लिफ्ट हो रही है तो F2 माइनस F1 नेट फोर्स रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं अप थ्रस्ट फोर्स। दैट इज इक्वल टू P2A माइनस P1A, A कॉमन निकाला, P2 माइनस P1, ये फॉर्मूला है। सिग्मा जी एच, यहाँ पे रो जी एच ले सकते, लेकिन रो ऑलरेडी हमने डिनोट किया है सॉलिड के लिए, इसलिए हमने सिग्मा फ्लूइड के लिए। देखो याद रखो, सिग्मा फॉर फ्लूइड डेंसिटी एंड रो फॉर सॉलिड डेंसिटी, मतलब ऑब्जेक्ट डेंसिटी। तो यहाँ पे हमने A और H को एक जगह लिया, दैट इज द वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला आप डाल सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब वही फॉर्मूला हमें वापस मिलेगा, सिर्फ रो की जगह पे हमें यहाँ क्या मिलेगा, सिग्मा इंटू जी मिलेगा। ठीक है, ये हमें क्या मिला, FU। तो हम FU डायरेक्टली ये पुट करने वाले हैं, आपके बुक में डायरेक्टली उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है। ठीक है, तो ये कैसे आया, ये मैंने ऑलरेडी नोट्स में भी लिखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा, वहां पे सब कुछ मैंने डिटेल में दिया है। सो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली वो फॉर्मूला लिखते हैं, V इंटू सिग्मा इंटू जी, सो दैट इज इक्वल टू FU 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। इसको आप नाम दे सकते इक्वेशन नंबर 2। एक मिनट, हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, इसको इक्वेशन 2 देंगे, और इसको इक्वेशन 3 देंगे। तो देखो आपको तीनों फोर्सेस की वैल्यूज मिल गई, तीनों फोर्सेस के इक्वेशन मिल गए। FV 6 पाई ईटा RV, वेट 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, और अप थ्रस्ट फोर्स 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, सिग्मा जी, सॉरी। तो यहाँ पे हमने देखा कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी पे वेट इज इक्वल टू क्या होता है, अप थ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स। वेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, अपवर्ड फोर्स। दोनों अपवर्ड फोर्सेस की वैल्यू अमाउंट और डाउनवर्ड फोर्स की अमाउंट, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इसमें हम वैल्यू डाल सकते हैं। वेट कितना है, 4/3 फ्रॉम इक्वेशन 2, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, दैट इज इक्वल टू अप थ्रस्ट फोर्स कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, प्लस विस्कस फोर्स कितना है, 6 पाई ईटा आर वी। हमें किसका फॉर्मूला चाहिए, V का। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम इस साइड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टारगेट है V, तो ये 6 पाई ईटा आर वी एज इट इज हम लोग एक साइड में लेंगे और ये वैल्यू को इस साइड ट्रांसफर करेंगे। तो हमें इक्वेशन मिलेगा 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू, ये 4/3 पाई आर क्यूब एज इट इज रहेगा, पाई आर क्यूब रो इंटू जी, और ये इक्वेशन शिफ्ट करने की वजह से ये प्लस का माइनस बनेगा, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। तो इसमें देखो कॉमन टर्म्स बहुत सी है, 4/3 कॉमन है तो उसको कॉमन निकालो, पाई कॉमन है, आर क्यूब कॉमन है, जी कॉमन है, और ब्रैकेट में बचेगा रो माइनस सिग्मा, बाकी सभी टर्म्स कॉमन है। और इस साइड है 6 पाई ईटा आर वी। तो यहाँ पे अभी हमें टारगेट हमारा V है, तो ये बाकी सभी टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दो, तो हमें मिलेगा V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब जी इंटू रो माइनस सिग्मा, और ये टर्म इस साइड शिफ्ट करने की वजह से ये डिवाइड होगी इस साइड आके, 1/6 पाई ईटा इंटू आर। तो यहाँ पे देखो पाई पाई कैंसिल हो रहा है, एक आर कैंसिल हो रहा है, और क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब हमें इक्वेशन मिलेगा V इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 बचा है तो 2 आर
एक r कैंसिल हुआ 3 में से, तो r² रहेगा, g बाकी है, और ब्रैकेट में रहेगा रो माइनस सिग्मा, और ये 3 और ये 3 3 जा क्या बनेगा, 9 बनेगा, 9, और नीचे और क्या बाकी है, ईटा, मतलब यहाँ पे रहेगा ईटा। तो हमें फाइनल इक्वेशन क्या मिल रहा है, देखो 2r² g इंटू रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय 9 इंटू ईटा। ईटा क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, r है रेडियस ऑफ स्फीयर, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ रो और सिग्मा में कंफ्यूजन होने के चांसेस है। रो हमने सॉलिड स्फीयर की डेंसिटी ली है और सिग्मा हमने फ्लूइड की डेंसिटी ली है। याद रखो, रो इज अ डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड सिग्मा इज अ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अंडरस्टैंड एवरीबडी? तो बच्चों यही इक्वेशन हमें चाहिए था। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, v इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 9, साइड में लिखते हैं 2 डिवाइड बाय 9 r² g इंटू रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय ईटा। बहुत बार इसको ऐसे लिखा होता है, 2/9 को सेपरेट किया होता है और बाकी ये सभी टर्म्स को एक जगह लिया है। तो यहाँ पे रो माइनस सिग्मा मतलब रो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड ज्यादा होती है, और बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि डेंसिटी, लेकिन हर बार डेंसिटी ऑफ द सॉलिड ज्यादा ही रहेगी ऐसे नहीं, कभी कभी ये कम भी हो सकती है, तो हमें ये निगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो इसके कुछ केसेस है, वो भी मैं आपको बताऊंगी जो आपके बुक में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको वो केसेस भी बताऊंगी। तो ये फाइनल फॉर्मूला हमें मिल रहा है टर्मिनल वेलोसिटी का। इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल्स भी लेने हैं, और जेई एडवांस 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जेई 2016 में, एडवांस में नहीं, इसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत इजी क्वेश्चन था, वो भी मैं आपको बताऊंगी। नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये सभी क्वेश्चंस हम लोग लेने वाले हैं, लेकिन अभी वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, तो अभी फिलहाल मैं यहीं पे रुकती हूँ। अब यही फॉर्मूला हमें डिराइव करना था, टारगेट हमारा यही था। तो आज हमने क्या क्या स्टडी किया एक बार मैं रिवाइज करती हूँ, और आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग सम अप करेंगे। तो देखो एक बार ये एक्सप्रेशन यहीं पे देख लेते हैं, एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। एक सॉलिड स्फीयर हमने इमर्ज किया है फ्लूइड में, इसके ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट हो रहे, 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे, दो ऊपर की डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये अपथ्रस्ट फोर्स है, विस्कस फोर्स है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट है। तो एज पर द स्टोक्स लॉ, विस्कस फोर्स है 6/η/RV, वेट है इसका mg, तो m का फॉर्मूला हमने v इंटू रो पुट किया है डेंसिटी के फॉर्म में, तो दैट इज इक्वल टू v रो g। तो यहाँ v की जगह पे 4/3πr³ लिया, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, रो इंटू g। ये फॉर्मूला आप याद रखो क्योंकि बहुत बार हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो v इज इक्वल टू 2/9, सॉरी ये फॉर्मूला ये बाद में लिया। फिर हमने विस्कस अपथ्रस्ट फोर्स लिया। अपथ्रस्ट फोर्स कैसे निकाला मैंने आपको बताया। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट करो, क्योंकि आपके बुक में वो डिटेल में नहीं दिया है। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे आया वो फॉर्मूला। तो अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला है v इंटू सिग्मा जी। यहाँ वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, और सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और जी है ग्रेविटेशनल। यहाँ कंफ्यूजन मत करो, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड है, बहुत बार बच्चे वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ले लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड है, सिग्मा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, और जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। फिर हमने वॉल्यूम का वही फॉर्मूला पुट किया, 4/3πr³ सिग्मा इंटू जी। तो यहाँ वेट इज इक्वल टू क्या होता है, अपथ्रस्ट फोर्स प्लस, मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, उसी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। और फिर हमने उसके इक्वेशंस पुट किए, और फाइनली हमें v का डेरिवेशन मिला 2/9r² g इंटू रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाई ईटा। तो इससे हमें टर्मिनल वेलोसिटी को डिफाइन करना है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का मैंने आपको क्या बताया, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ बॉडी क्या होती है, लिक्विड में से फ्लूइड में से ट्रांसफर होती है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी फॉलिंग थ्रू अ विस्कस लिक्विड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी नीचे फ्लूइड में से इमर्स करने के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरती है, उसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। उस वक्त बॉडी का डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, अपवर्ड फोर्स होता है। मतलब वेट इज इक्वल टू
अपथ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स होता है। अंडरस्टैंड एवरीबडी? तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ विस्कस फोर्स जो होता है, अगर कोई बॉडी हम लोग फ्लूइड में इमर्स करते हैं तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स लगता है। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ वो विस्कस फोर्स कितना होता है, दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। ये फॉर्मूला हमने लर्न किया था। और टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने लर्न किया था, इसको हम VT से डिनोट करते हैं या फिर सिर्फ V से डिनोट करते हैं। दैट इज इक्वल टू 2/9 R स्क्वायर इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा इंटू G डिवाइड बाय ईटा। इसमें रो जो है सॉलिड की डेंसिटी है, जो ऑब्जेक्ट हम लोग उसके अंदर इमर्स करने वाले हैं उसकी डेंसिटी हमने रो से डिनोट की थी। सिग्मा जो है वो फ्लूइड की डेंसिटी है, जिस फ्लूइड के अंदर हम वो बॉडी इमर्स कर रहे हैं उसकी डेंसिटी। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आर हमने स्फीयर लिया था, स्फेरिकल बॉडी कर ली थी, इसलिए यहाँ पे रेडियस हम लोग लेने वाले हैं। और ईटा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो ये सभी वैल्यूज आपको अगर पता होगी तो आप इससे टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये दोनों फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल, an object having mass 6.28 kg and radius 0.5 meter immersed in a fluid having coefficient of viscosity 10⁻³ Newton second per meter square, moving with velocity 10⁻³ meter per second, find the acceleration of an object। न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है, आपको स्टोक्स लॉ यहाँ पे सीधा सीधा यूज करना है। इस सबसे पहले अगर आपको न्यूमेरिकल दिया है तो सबसे पहले बात आपको क्या करनी है, गिवन लिखना है। क्या क्या उस न्यूमेरिकल में दिया है, इससे क्लियर होता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इन्होंने मास दिया है, देखो m इज इक्वल टू क्या दिया है 6.28 kg। देन रेडियस दी है r इज इक्वल टू 0.5 मीटर दिया है। इमर्स्ड इन अ फ्लूइड हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिनोटेड बाय ईटा, दैट इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। मूविंग विथ वेलोसिटी मतलब v इज इक्वल टू आपको लेना है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और आपको निकालना है एक्सेलरेशन, a निकालना है। आप सोच रहे हैं एक्सेलरेशन का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग कैसे a निकालेंगे। फिजिक्स के सभी फॉर्मूले याद रखा करो, कौन सा भी फॉर्मूला कौन से भी फॉर्मूले में अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टोक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ विस्कस फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे F दिया है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी आपको F नहीं नजर आ रहा। आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो आपको फोर्स का एक फॉर्मूला याद होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते तो हमें मास मिल जाता है और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी मिल जाती है। दैट इज इक्वल टू 6 पता है, पाई की वैल्यू पता है, ईटा उन्होंने दिया है, आर दिया है और वी भी दिया है। इसका मतलब सभी वैल्यूज आपको पता है, बस आपको एक्सेलरेशन यहाँ पे निकालना है। तो फॉर्मूला डाल दो 6 पाई ईटा आर वी। अब देखो एक्सेलरेशन हमें चाहिए तो हम m को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये m यहाँ पे डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था। तो वैल्यूज डाल दो 6 इंटू 3.14 ले लो इंटू ईटा। ईटा क्या दिया है उन्होंने 10⁻³ दिया है, इंटू आर उन्होंने दिया है 0.5 एंड वी उन्होंने दिया है 10⁻³ डिवाइड बाय 6.28 मास दिया है। तो यहाँ पे देखो 10⁻³ 10⁻3 ये दोनों कैंसिल होंगे क्योंकि -3 + 3 0 बन जाएगा। 3.14 इंटू 2 किया तो आपको क्या मिलता है 6.28, मतलब दिस 3.14 2 जा 6.28, ओके। एंड 2 3 जा क्या मिलता है आपको 6 मिलता है। देखो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। एंड 3 इंटू 0.5 किया तो आपको क्या मिलता है 1.5 मिलता है, ठीक है। तो ये आपको एक्सेलरेशन मिला 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। समझ में आया सबको। ये पहला न्यूमेरिकल हमने लिया है स्टोक्स लॉ के ऊपर, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चों, जो कि आपके एक्सरसाइज में से है। कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 1 mm
फॉलिंग विथ a यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू एयर। रेन ड्रॉप है जिसका डायमीटर दिया है 1 mm, फॉलिंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू एयर। एयर भी एक फ्लूइड है, उसमें से वो फॉल हो रहा है। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज, एयर की विस्कोसिटी दी है ईटा 1.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और हमें निकालना है विस्कस फोर्स बाय यूजिंग स्टोक्स लॉ। सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। पहले क्या क्या दिया है लिख लो। डायमीटर दिया है उन्होंने 1 mm, 1 mm को हमें डायमीटर नहीं चाहिए, हमें रेडियस चाहिए। तो पहले हम इसकी रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5 mm। mm को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। 0.5 इंटू मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ मीटर। तो इसको हम थोड़ा सीधा कैलकुलेशन के लिए इजी कर लेते हैं। ये पॉइंट को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो -1 बढ़ेगा, -1 -3 -4 होगा। तो हम इसको लिखेंगे 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ओके, नो प्रॉब्लम। पॉइंट इधर शिफ्ट किया राइट में तो -1 होता है, लेफ्ट में शिफ्ट किया तो +1 +2 बढ़ता है। राइट में जितने डिजिट शिफ्ट करोगे -1 -2 बढ़ेगा। तो ये -1 होगा, -1 -3 -4 बनेगा। दैट इज क्लियर। ये आपको R मिला। उसके बाद उन्होंने क्या दिया है देखो, फॉलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब v दिया है आपको, टर्मिनल वेलोसिटी दी है 2 मीटर पर सेकेंड, एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया है एयर का ईटा इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आपको निकालना है विस्कस फोर्स मतलब F इज इक्वल टू वॉट, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो सीधा सीधा स्टोक्स लॉ अप्लाई कर दो। F इज इक्वल टू क्या होता है 6 पाई ईटा RV। वैल्यूज पुट करो, 6 इंटू 3.14, सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन है तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1.8 इंटू 10⁻⁵ इंटू R क्या दिया है 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू V क्या दिया है 2। तो सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन करना है आपको। तो आपको मैं डायरेक्टली फाइनल आंसर बताती हूँ। इसका फाइनल आंसर है 3.393 इंटू 10⁻⁻⁷। अब यहाँ -5 -4 -9 होता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के बाद अगर पॉइंट शिफ्ट किया है तो ये बन जाएगा -7। ये हमें क्या मिला फोर्स, तो इसका यूनिट आएगा न्यूटन। ऐसे सीधा सीधा कैलकुलेशन आपको करना है।